नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में डीसी जनरेटर के बारे में कुछ पॉइंट बताए थे कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, डीसी जनरेटर क्या होता है। आज हम आपको डीसी जनरेटर की जो मौलिक आवश्यकता है कि किन किन आवश्यकताओं के आधार पर एक डीसी जनरेटर विद्युत वाहक बल पैदा करने में समर्थ होता है। तो आज डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकताओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। इसके अलावा डीसी जनरेटर के जो भाग है वो भी आपको आज हम बताएंगे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे आज कि डीसी जनरेटर के क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या भाग होते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो अपन देखेंगे डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकता है। देखो दोस्तों, हर किसी की कुछ न कुछ आवश्यकता होती है। जैसे आज हमारी बॉडी को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार डीसी जनरेटर का शाब्दिक अर्थ मैं आपको बता चुका हूं। जो किसी चीज को उत्पादित करता है वो जनरेटर कहलाता है। अब जैसा कि आपको सामने बोर्ड में दिखाया गया है डीसी जनरेटर, तो ये एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक शक्ति को डीसी वैद्युतिक शक्ति में परिवर्तित करती है। तो वैद्युतिक शक्ति में परिवर्तित कब करती है, यानी इसके अंदर जो ईएमएफ विकसित होता है, विद्युत वाहक बल पैदा होता है, वो किन किन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पैदा होता है। अगर मान लीजिए कि यह आवश्यकता हम इसको प्रदान न करें, डीसी जनरेटर की जो मौलिक आवश्यकता है वो हम इसको प्रदान न करें, तो क्या ये विद्युत वाहक बल पैदा कर पाएगा? दोस्तों, ये विद्युत वाहक बल पैदा करने में असमर्थ रहेगा। और जो डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकताओं में पहला पॉइंट आता है वो है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स भी बोल सकते हैं आप इसे। दूसरा जो बिंदु है मौलिक आवश्यकताओं का वो है आर्मेचर। इसको आप चालक भी बोल सकते हो। तीसरी जो मौलिक आवश्यकता है वो है यांत्रिक शक्ति। देखो, ये तीन मुख्य आवश्यकताएं होती है एक डीसी जनरेटर के लिए। इन तीनों के कारण, इन तीनों की वजह से ही एक डीसी जनरेटर विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है। अगर इन तीनों में से एक चीज भी हम हटा दें तो डीसी जनरेटर विद्युत वाहक बल पैदा करने में असमर्थ रहेगा, मतलब वो विद्युत वाहक बल पैदा नहीं कर पाएगा। देखो कैसे, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था डीसी जनरेटर का सिद्धांत कि डीसी जनरेटर माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और माइकल फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य किसी चालक को ले जाकर गतिमान किया जाए तो उस चालक की गति के कारण उस चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप चालक के सिरों पर एक विद्युत वाहक बल पैदा होता है। अब देखो, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की भी हमें आवश्यकता होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की भी हमें आवश्यकता होती है, और चालक की भी हमें आवश्यकता है जो आर्मेचर है। अगर चालक नहीं होगा तो चुंबकीय बल रेखाओं को किसके माध्यम से काटा जाएगा, किसके माध्यम से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा। तो चालक की भी हमें आवश्यकता होती है, चुंबकीय फ्लक्स की भी हमें आवश्यकता होती है। एक चीज और, आपने उस नियम के अनुसार अंतर्गत ये भी पढ़ा होगा कि जब चालक को गतिमान किया जाता है तो चालक को गति किसके द्वारा कराई जाती है? यांत्रिक शक्ति के द्वारा। यानी एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर को यांत्रिक शक्ति के द्वारा घुमाया जाता है, तब वो आर्मेचर चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करता है। तो ये तीन मौलिक आवश्यकता है, इन तीनों के बिना एक डीसी जनरेटर विद्युत वाहक बल पैदा नहीं कर सकता। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र, जैसा कि मैंने आपको उस दिन चित्र के द्वारा समझाया था,
जब आपको फैलाने का नियम प्रतिपादित किया था, मैंने आपको चित्र के द्वारा समझाया था कि ये N और S दो चुंबकीय पोल, चुंबकीय बल रेखा हमेशा बाहर की ओर N से S की ओर गमन करती है, यानी प्रवाहित होती है, और चुंबक के अंदर की ओर साउथ से नॉर्थ पोल की ओर गमन करती है। ये चुंबकीय बल रेखा है जो N से S की ओर जा रही है। अब इस चुंबकीय बल रेखाओं को मैं किसी चालक के माध्यम से जब काटूंगा, जैसे मान लिया मैंने एक चालक ले लिया और इसके माध्यम से मैंने इसको काटना चालू कर दिया, इन चुंबकीय बल रेखाओं को। ये एक चालक है, इन चुंबकीय बल रेखाओं को इस चालक की गति के कारण, इस चालक को मैं अपने हाथ से पकड़कर गति करा रहा हूं, तो इस चालक की गति के कारण ये चुंबकीय बल रेखाएं कटेगी। जैसे आप एग्जाम्पल को ये मान सकते हो, ये देख सकते हो कि एक हवा करने की जो पंखी आती है, जब तक आप उसे गति नहीं कराओगे तब तक वो आपको हवा प्रदान नहीं करेगी। पंखा है, जो पंखा चलता है, जब तक पंखे को गति नहीं करेंगे तब तक पंखा हवा नहीं फेंकेगा। तो उसी प्रकार से इन चुंबकीय बल रेखाओं को जब तक हम चालक की गति के कारण नहीं काटेंगे तब तक चालक के सिरों पर किसी प्रकार की वोल्टता यानी विद्युत भाग बल पैदा नहीं होगा। तो इसमें चालक और चालक की गति ये भी चाहिए हमें, चालक भी चाहिए, और चुंबकीय फ्लक्स ये भी हमें एक डीसी जनरेटर में विद्युत भाग बल पैदा करने के लिए इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है, जो मैं आपको बोर्ड में समझा चुका हूं। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स, जब तक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं होगा तब तक आर्मेचर को कितना ही घुमा लो आप यांत्रिक शक्ति के द्वारा, आर्मेचर को कितना ही, डीसी जनरेटर के आर्मेचर को कितना ही गति करा लो, जब तक डीसी जनरेटर के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होगी तब तक आर्मेचर के सिरों पर किसी प्रकार की विद्युत भाग बल पैदा नहीं होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय क्षेत्र भी हमें आवश्यक है एक डीसी जनरेटर को वोल्टेज पैदा करने के लिए। दूसरी बात आर्मेचर या चालक, तो जब तक आर्मेचर नहीं होगा तो गति किसको कराओगे, तो जब तक आर्मेचर नहीं होगा तो आर्मेचर के बिना भी डीसी जनरेटर विद्युत भाग बल पैदा करने में असमर्थ होता है। तीसरी चीज यांत्रिक शक्ति, देखो दोनों चीज है आपके पास में, चुंबकीय क्षेत्र भी है और आर्मेचर भी है, चालक भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है और चालक भी है। लेकिन अब इस आर्मेचर को गति अपन हाथ से थोड़ी कराएंगे, अपने हाथ से थोड़ी कराएंगे, काफी देर तक करानी रहती है इसको गति। तो इसको गति प्रदान करने के लिए क्या है के द्वारा टरबाइन का उपयोग किया जाता है। जहां पर विद्युत शक्ति जनरेट की जाती है वहां पर टरबाइन का उपयोग किया जाता है। टरबाइन के बारे में कभी दोबारा वीडियो बनाएंगे तो मैं टरबाइन के बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगा टरबाइन क्या होती है। इस टरबाइन की गति के कारण आर्मेचर गति करता है और आर्मेचर की गति के कारण चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय बल रेखा का छेदन होता है, जिसके फलस्वरूप परिणाम स्वरूप आर्मेचर के सिरों पर विद्युत भाग बल जनरेट होता है। तो दोस्तों ये तीन मौलिक आवश्यकता तो हमारी है ही है डीसी जनरेटर के लिए। जब इन तीनों की उपस्थिति में ही एक डीसी जनरेटर विद्युत भाग बल पैदा करने में समर्थ होता है। लेकिन इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कार्बन ब्रूस। दोस्तों कार्बन ब्रूस, हालांकि आप ये बोल सकते हो कि कार्बन ब्रूस अगर नहीं भी हो तो डीसी जनित विद्युत भाग बल पैदा करने में असमर्थ नहीं है। यानी अगर ये डीसी जनित के अंदर अगर ये कार्बन ब्रूस लगे भी ना हो तो भी डीसी जनित विद्युत भाग बल पैदा करेगा। लेकिन कार्बन ब्रूस क्या करता है कि जो डीसी जनित के आर्मेचर पे जो विद्युत भाग बल पैदा होता है, डीसी जनित के आर्मेचर पर जो विद्युत भाग बल पैदा होता है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है कार्बन ब्रूस। तो अपन को विद्युत भाग बल है जो ईएमएफ अपन ने डीसी जनरेटर में विकसित किया है उसको बाहर किसी स्रोत को यानी किसी अप्लायंसेज को प्रदान करना है, तो उसके लिए हमें कार्बन ब्रूसों की आवश्यकता पड़ेगी। कार्बन ब्रूसों को कम्यूटेटर, मैं डीसी जनरेटर के जब पार्ट बताऊंगा आपको तो उसमें एक एक पार्ट के बारे में खुलकर हम चर्चा करेंगे कि कम्यूटेटर क्या काम में आता है, आर्मेचर क्या कैसा होता है, क्या काम में आता है, बॉडी क्या है और क्या नाम से फील्ड कोर क्या हो, ये सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।
लेकिन अभी आपको कार्बन बुश भी मौलिक आवश्यकताओं में माना जाता है, क्योंकि इसके बिना भी हम डीसी जनरेटर इन तीनों के आधार पर विद्युत भागफल पैदा तो कर देगा, लेकिन उसे बाहर किस प्रकार से निकाला जाए, तो बाहर निकालने के लिए हम क्या डीसी मशीन के अंदर, डीसी जनरेटर के अंदर कार्बन बुशों का उपयोग करते हैं। इन कार्बन बुशों की सहायता से ही हम एक जनरेटर में पैदा हुए विद्युत भागफल को बाहर निकालकर और किसी भी विद्युत अप्लायंस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को प्रदान कर सकते हैं। तो ये चार मौलिक आवश्यकता है डीसी जनरेटर की, तब जाके वो डीसी जनरेटर विद्युत भागफल पैदा कर सकता है। और किसी उपकरण को, जो डीसी से चलने वाले उपकरण, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि डीसी का यूज कहां किया जाता है, डीसी का उपयोग आपको बता चुका हूं मैं पिछली वीडियो में कि कौन कौन सी जगह पर डीसी सप्लाई का उपयोग किया जाता है। तो उन सभी जगह पर आपको अगर डीसी सप्लाई चाहिए तो डीसी जनरेटर के द्वारा तो कार्बन बुश उस जनरेटर में होने चाहिए, तभी जाकर आप डीसी जनरेटर से आउटपुट में विद्युत भागफल प्राप्त कर सकते हो। तो ये तो चार मौलिक आवश्यकताएं थी। इसके बाद हम चलेंगे डीसी जनरेटर के भाग। दोस्तों वैसे तो डीसी जनरेटर के काफी भाग होते हैं, लेकिन जो मुख्य भाग होते हैं वो जैसे मौलिक आवश्यकताएं मैंने अभी आपको बताई थी, आर्मेचर भी चाहिए डीसी जनरेटर के अंदर, चालक भी चाहिए गति कराने के लिए, स्टेटर भी चाहिए जो चुंबकीय क्षेत्र को बनाएगा, और भी कार्बन बुश है, टर्मिनल बॉक्स है, एंड कवर है, तो काफी भाग होने चाहिए डीसी मशीन के। तो आज अब हम डीसी जनरेटर के भाग के बारे में चर्चा करेंगे कि डीसी जनरेटर के कौन कौन से भाग है। दोस्तों डीसी जनरेटर एक ऐसी इलेक्ट्रिक मशीन है जिसके अंदर हर किसी प्रकार की मशीन के कई सारे पार्ट होते हैं। मशीन पूरी एक कॉमन नहीं होती है, उसको कई पार्टों से मिलकर बनाया जाता है। जैसे हर प्रकार की, चाहे वो एसी सप्लाई पर चलने वाली मशीन हो, चाहे डीसी सप्लाई पर चलने वाली मशीन हो, उन सभी मशीनों के अंदर काफी पार्ट होते हैं जिनके द्वारा एक मशीन अपने कार्य को अंजाम देती है। तो चाहे एसी मशीन हो चाहे डीसी मशीन हो, दोनों एसी और डीसी मशीनों के अंदर जो मुख्य भाग होते हैं वो होते हैं एक तो स्टेटर। स्टेटर एक ऐसा भाग होता है जो स्थिर अवस्था में रहता है। मशीन के अंदर जो स्थिर अवस्था में स्थापित किया जाता है वो कहलाता है स्टेटर। दूसरा जो घूमने वाला यानी जो गतिशील भाग होता है उसको कहते हैं आर्मेचर या रोटर। अगर डीसी मशीनों की बात की जाती है तो डीसी मशीनों के घूमने वाले भाग को आर्मेचर कहकर संबोधित किया जाता है, जबकि एसी मशीनों में जो घूमने वाला पार्ट होता है उसे रोटर कहा जाता है। तो आज हम डीसी जनरेटर के भाग के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आता है आपको डीसी जनरेटर की बॉडी। देखो बॉडी को हम यॉक, काय या फ्रेम भी बोल सकते हैं। डीसी जनरेटर की जो बॉडी होती है, जैसे मैं आपको चित्र बना के बता रहा हूं सामने, देखो दोस्तों, ये जो बाहर का भाग है इसे बोलते हैं बॉडी।
या कार या जॉब या फ्रेम। डीसी जनरेटर की जो बॉडी होती है वो कार्बन स्टील या सॉरी कास्ट स्टील या कास्ट आयरन की बनाई जाती है। दो धातु है जिनके द्वारा डीसी जनरेटर की बॉडी का निर्माण किया जाता है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील। तो जो बड़ी मशीन, बड़ी जो डीसी जनरेटर होते हैं जिनका आकार बड़ा होता है, जिनका उपयोग बड़े तौर पर बड़े पैमाने पर किया जाता है, उन डीसी जनरेटरों की बॉडी को कास्ट स्टील के द्वारा बनाया जाता है। मैं यहां पर आपको बता देता हूं, बड़ी मशीन जो होती है उनका निर्माण कास्ट स्टील, जबकि जो छोटी मशीनें होती है उनका निर्माण कास्ट आयरन के द्वारा किया जाता है। सबसे पहली बात तो अपन को ये याद रखना है कि जो डीसी जनरेटर की बॉडी किस धातु से बनाई जाती है। अगर छोटी डीसी जनरेटर के बारे में पूछे, छोटे आकार के डीसी जनरेटर के बारे में पूछे तो आपको जवाब देना कास्ट आयरन, और अगर आपको बड़े डीसी जनरेटर के बारे में पूछे तो आपको जवाब देना कास्ट स्टील। तो देखो बॉडी का जो निर्माण है वो इन धातुओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन बॉडी के जो कार्य है कि बॉडी क्यों बनाई जाती है। डीसी जनरेटर की बॉडी के दो कार्य है। पहला कार्य, जो मुख्य कार्य क्या है, वो ये है कि यह मशीन के समस्त आंतरिक भागों को सुरक्षा आवरण प्रदान करने का कार्य करती है। यानी जो मशीन की जो बॉडी है, कोई सी भी मशीन हो, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, सभी मशीनों की जो बॉडी का जो कार्य है वो मुख्य कार्य ये होता है कि मशीन के समस्त आंतरिक भागों को एक सुरक्षा आवरण प्रदान करने का कार्य किसका होता है भाई, बॉडी का होता है। देखो ये आर्मेचर है आपका, तो आर्मेचर की बॉडी के अंदर पैक है, ये फील्ड पोल है आपके, तो फील्ड पोल भी आपके मशीन के अंदर, मशीन की बॉडी के अंदर पैक है। तो सभी को एक सुरक्षा आवरण, ये पूरा सुरक्षा आवरण बॉडी कहलाता है। ये पूरा सुरक्षा आवरण क्या कहलाता है, बॉडी या ढांचा। तो मशीन के समस्त आंतरिक भागों को सुरक्षा आवरण प्रदान करने का कार्य बॉडी का होता है। दूसरा कार्य क्या है, पहला कार्य लिख देता हूं, मशीन के समस्त आंतरिक भागों को सुरक्षा आवरण प्रदान करना। देखो भाई, ये जो मशीन की जो बॉडी होती है वो मशीन के समस्त आंतरिक भागों को अंदर अपने अंदर समाये रखती है, अपने अंदर स्थापित रखती है, जिससे ये वातावरणीय, मशीन के समस्त आंतरिक भाग वातावरणीय प्रभावों से, वायुमंडलीय प्रभावों से, जैसे बरसात, नमी, यांत्रिक चोटों, धूल मट्टी आदि से सुरक्षित रह सके। तो बस किसी भी मशीन की बॉडी का सबसे मुख्य जो कार्य होता है, इंपॉर्टेंट कार्य होता है, वो यही होता है कि मशीन की जो बॉडी है वो मशीन के समस्त आंतरिक भागों को एक सुरक्षा आवरण प्रदान करने का कार्य करती है। दूसरा जो कार्य है बॉडी का वो ये है, डीसी जनरेटर बॉडी का दूसरा जो कार्य है वो ये है कि यह चुंबकीय फ्लक्स, या चुंबकीय बल रेखाओं के लिए एक रास्ता प्रदान करती है। चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखाओं के लिए रास्ता प्रदान करती है, एक पथ। देखो भाई, रास्ता किस प्रकार प्रदान करती है। अगर ये बॉडी नहीं होगी भाई तो चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखाएं मशीन के जो भार भी, यानी जो चुंबकीय बल रेखा का जो क्षेत्र होगा वो काफी विस्तृत हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इस वजह से आर्मेचर को चुंबकीय बल रेखाओं को काटने में कठिनाई होगी, वो कम से कम चुंबकीय बल रेखा काट लेगा, जिसकी वजह से आर्मेचर के सिरों पर विद्युत बल का मान भी कम हो। तो अगर बॉडी में आर्मेचर और फील्ड पोल यानी चुंबकीय क्षेत्र और आर्मेचर दोनों अगर किसी बॉडी के अंदर पैक कर दिए जाए तो
यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स के लिए एक रास्ता प्रदान हो जाएगा, और रास्ता प्रदान होने की वजह से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी, जिसे आप यूं बोल सकते हो, एक ही स्थान पर अगर अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं होती है तो उसको आप चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखा जब आर्मेचर को काटने को मिलेगी तो आर्मेचर के सिरों पर विद्युत भाग बल का मान भी ज्यादा होगा। तो बॉडी के दो कार्य है, डीसी जनरेटर की बॉडी के दो कार्य है। सबसे पहला कार्य तो है मशीन के समस्त आंतरिक भागों को सुरक्षा आवरण प्रदान करना, जिससे कि वो वायुमंडलीय प्रभावों, नमी, धूल मिट्टी, अग्नि आदि सभी से सुरक्षित रह सके। दूसरा जो कार्य है बॉडी का वो ये है कि यह चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखाओं के लिए एक रास्ता, यानी पथनाली क्या होता है, रास्ता प्रदान करने का कार्य करती है, जिससे कि आर्मेचर को अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखा को काटने का अवसर प्रदान हो, जिससे आर्मेचर के सिरों पर वोल्टेज का मान भी अधिक हो। तो देखो, सबसे पहला जो भाग है डीसी जनरेटर का वो है बॉडी। मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसे यॉक, कार एवं फैन के नाम से भी जाना जाता है। जो डीसी जनरेटर की बॉडी होती है वो किस धातु से बनी होती है? बड़ी मशीन, बड़ी जो डीसी जनरेटर होते हैं उनकी जो बॉडी है वो कास्ट स्टील से बनाई जाती है, जबकि जो छोटी मशीन होती है, छोटी डीसी जनरेटर होते हैं, वो कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। अब बात चल रही है छोटी मशीन की, तो देखो छोटे जो डीसी आकार के, वो छोटे आकार के जो डीसी जनरेटर होते हैं उन्हें दूसरे नाम से, डायनामो नामों से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डायनामो। तो डायनामो आप ये मान सकते हो कि जो वाहनों के अंदर, ट्रक है, बस है, जीप है, कार है, वाहनों के अंदर जो बैटरी चार्जिंग का कार्य किया जाता है वो इसी डायनामो नाम के डीसी शंट जनरेटर के द्वारा किया जाता है। आगे जब हम बताएंगे डीसी जनरेटर का जब वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें आपको सीरीज शंट आदि के बारे में बताएंगे। तो शंट जो जनरेटर होता है वो डायनामो का ही एक रूप होता है, और डायनामो एक छोटा डीसी शंट जनरेटर होता है। इन सभी इसकी जो बॉडी है वो कास्ट आयरन से ज्यादा निर्मित की जाती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे पढ़ेंगे हम डीसी जनरेटर के जो भी अन्य पार्ट है, अन्य भाग है, उसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, घर पे सेफ रहना, धन्यवाद।